ओके सो कल हमने देखा था टू डायमेंशनल एरे और वन डायमेंशनल बोथ, और उसका मतलब कैसे इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन, कैसा उसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, उसको वैल्यू कैसे असाइन कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं, दोस व्हिच वी हैड डिस्कस्ड. Today we are planning to start one new topic which is object. Okay, what is object? दीपक भाई एक मिनट, जस्ट अ मिनट, एक कॉल आ रहा है, एक मिनट खाली. ओके तो आज हम लोग ऑब्जेक्ट जो भी है, क्लास या जो भी कंसेप्ट है विच वी कंसिडर इन जावा एज अ ऑब्जेक्ट, उसके बारे में देखते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्रिएट वन क्लास विच इज आई कैन से वन क्लास. सो ये अपना एक पैकेज जो है डे 7 करके, उसके अंदर हमने एक क्लास बनाया. तो ओके तो उसके अंदर हमने एक क्लास बनाया विच इज पब्लिक क्लास वन क्लास करके एक नाम दिया. उसके अंदर लेट से हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं विच इज इंटीजर I इक्वल 10, देन स्ट्रिंग S इक्वल हेलो. दो वेरिएबल है अपने, I एंड स्ट्रिंग, इंटीजर एंड स्ट्रिंग. अभी लेट से हमने एक मेथड बनाई विच इज पब. ओके व्हाट इज मेथड? मेथड इज अ लॉजिकल डिवीजन ऑफ अ कोड. जो भी अपना लॉजिक है, जो भी अपना कोड है, उसको लॉजिकली डिवाइड किया हुआ है. दैट इज कॉल्ड अ मेथड. मेथड इज द पीस ऑफ कोड, मीनिंगफुल पीस ऑफ कोड आई कैन से. अगर फॉर एग्जांपल ये क्लास है कैलकुलेटर, ओके, assume if this class is a calculator, then there should be a method of public void addition, जहां पर सिर्फ एडिशन का लॉजिक लिखा होगा. लेट्स से what I can do is integer I equal to 10 and integer j इक्वल टू 20, और इसका एडिशन लिखा होगा कि भाई I प्लस 20, सॉरी I प्लस j, वैसा. तो दिस इज एडिशन ऑफ कैलकुलेशन. अभी दूसरा एक अब हम लॉजिक लिख रहे हैं विच इज फॉर सब्सट्रैक्शन. तो इसको बोलते हैं सब्सट्रैक्शन विच इज लाइक सिमिलर, बट उसके अंदर एडिशन का नहीं है, उसके अंदर सब्सट्रैक्शन का है. तो वैसे लॉजिकल पीस ऑफ कोड हम मेथड्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं. दैट इज कॉल्ड अ मेथड. मेथड के अंदर बेसिक सिर्फ जो भी मेथड है उसके रिलेटेड कोड ही उसके अंदर होगा. इफ वी राइट एवरीथिंग टुगेदर तो फिर कोड मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम होगा. So that is one thing to introduce of method. There are lots of other way or lots of other reason why we are introduce method that we will talk about later when we talk about the polymorphism. उस टाइम पे हम देखेंगे मेथड इन डिटेल कि उसके बेनिफिट्स क्या हैं. बट फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि मेथड क्यों जावा के अंदर दिया है. वैसे भी हम एक ऐसे ये एक मेथड ही है बेसिकली. दिस इज अ वन टाइप ऑफ मेथड. इसके अंदर भी पूरा ये कोड लिख सकते थे, बट हमने इसके अंदर क्यों नहीं लिखा. हमने दो अलग अलग मेथड बनाया एडिशन और सब्सट्रैक्शन का, बिकॉज जो भी उसके रिलेटेड कोड था हमने उस लॉजिकल डिवीजन के अंदर ही वो कोड को रखा, ताकि इन फ्यूचर लेटर ऑन उसको मेंटेन करने में इजी रहे. दूसरा उसकी कोड रीडेबिलिटी इंक्रीज हो. तो जैसे ही मैं ये इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पर सिर्फ मैं दो मेथड के नाम ही दूंगा, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, तो मुझे समझ आ जाएगा अच्छा ये दो मेथड एग्जीक्यूट होगी वैसा. तो नाउ अज्यूम कि अपने पास दो वेरिएबल है I एंड S, दो मेथड है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन. उसके बाद और एक मेथड है विच इज पब्लिक वॉइड प्रिंट डेटा करके एक मेथड. और उसके अंदर हम सिर्फ जो दो वेरिएबल है I एंड J उसको प्रिंट करवा रहे हैं S. दैट्स इट.
So we have total 4 method. Among them, one is a main method, which is entry point of our execution. Then we have additional 3 method, which is addition, subtraction, and print data accordingly. On top of that, we have two couple of variables. So this is our entry point. अगर इस क्लास को मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो what will be the output? हेलो। हाँ, अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या आउटपुट आएगा? एनी गेस? दोनों का एडिशन। ओके, व्हिच वन? दिस वन, इसका? मतलब कौन कौन सा क्लास ये इसको पूरा ये एग्जीक्यूट करने पे ऐसा? हाँ हाँ, अगर if I let's say right click and run as a Java program, तो आउटपुट कंसोल में अपने को क्या दिखेगा? ये आउटपुट के अंदर क्या आएगा? तो कुछ दे ही नहीं रहा अभी। नहीं, मैंने एग्जीक्यूट ही नहीं किया ना अभी, सिर्फ मैंने अच्छा ओके। किया। तो एनी आइडिया कि क्या आउटपुट आएगा? हाँ। ओके, आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा, आउटपुट इज ब्लैंक. Do you know what is the reason? Okay, what is the entry point of our Java class? बट एक्चुअली अभी तक जो अपने कर रहे थे लाइक कौन सा मेथड एग्जीक्यूट करना है वो अपने मेन मेथड में करते थे। करेक्ट, फॉर एग्जांपल ये वाला. तो हाँ, तो अभी अपने यहाँ पे कोई मेथड एग्जीक्यूट ही नहीं किया ना। हाँ, तो मतलब दैट इज माय क्वेश्चन कि अभी यहाँ पर मेन के अंदर कुछ है ही नहीं, तो मेन एग्जीक्यूट का मतलब हाँ हाँ, बट उसके अंदर कुछ लिखा नहीं है तो कुछ मतलब इमीडिएट वो एग्जिट हो जाएगा, बोलेगा कि यस कुछ है नहीं, तो आउटपुट इज. हाँ यस। सो व्हेनेवर वी वांट टू एग्जीक्यूट एनीथिंग, मतलब जो भी ये सारी मेथड एग्जीक्यूट करनी है या पर्टिकुलर मेथड एग्जीक्यूट करनी है, whatever we want to execute, those name of method or variable or whatever logic should be written inside. मेन को पता होना चाहिए कि भाई मुझे क्या रन करना है. तो लेट यस कि तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि लेट से मुझे इस प्रिंट डेटा को, इसको प्रिंट डेटा नहीं बट एडिशन को मुझे इसके एग्जीक्यूट करना है, बट आप देखोगे यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है. एंड व्हाट इज द रीजन कि ये एडिशन मेथड यहाँ पर एक्सेस नहीं हो रही है, इवन दो इट इज इन यू नो सेम स्कोप, सेम क्लास का स्कोप है, फिर भी एडिशन मेथड मेन के अंदर एक्सेस नहीं हो रही है बिकॉज ऑफ दिस स्टैटिक. स्टैटिक यस। तो इसको भी अपने को बोलना पड़ेगा कि भाई तू भी स्टैटिक हो जा, फिर उसको अगर एक्सेस देंगे तो एक्सेस हो जाएगा. एंड इफ आई एग्जीक्यूट राइट नाउ तो अपने को 30 आउटपुट. सो यस परफेक्ट ठीक है। अभी लेट्स से नाउ आई वांट टू एग्जीक्यूट दिस सब एज वेल, इसको भी मुझे एग्जीक्यूट करना है. तो मेरे पास एक ऑप्शन क्या है, इसको स्टैटिक बना दूं, बट आई डोंट वांट टू मेक स्टैटिक, नहीं बनाना है मुझे. ओके then what is the other way? So that is you know the other way which we are discussing right now, which is a part of object basically. तो जैसे जैसे ही इस क्लास को रन करेंगे, मेमोरी के अंदर क्या होगा, बैकएंड में मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा कि एक हिप बनेगा, हिप के बाद एक स्टैक बनेगा, और के अंदर I and J and there will be one more area which is method area where few of the methods are available. और उसके बाद this is a heap
memory. This is stack 1. ऐसे बहुत सारे स्टैक होते हैं, बट फॉर नाउ अज्यूम कि अपने पास एक ही है. दिस इज मेथड एरिया 1. दिस इज हीप मेमोरी 1. बहुत सारी रन टाइम पे तो बहुत सारी होती है, 1 2 3 मतलब बहुत सारे n नंबर ऑफ. जैसे जैसे रन टाइम पे डेटा आता है वैसे वैसे बनाते जाता है. अभी लेट्स से अपने पास 2 वेरिएबल है, i and s. So this is I, this is s. This is method, what it is, sub and print data. So this is print data and sub. Okay, and this is object, what it call let's say obj. So रन टाइम पे कुछ ऐसा पिक्चर बनेगा. अभी लेट्स से जावा को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बोलते हैं. व्हाई इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, आप किधर भी देखोगे, किधर भी पढ़ोगे तो आपको ये जो बज़वर्ड है वो कॉमनली आपको सुनने को मिलेगा, विच इज जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. सो व्हाई इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फर्स्ट ऑफ ऑल. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब आप जावा का कोड किसके अंदर लिखते हैं, डॉट जावा फाइल के अंदर, राइट, विच इज कॉल्ड एज अ क्लास अपनी लैंग्वेज में बोले तो वट एवर लॉजिक और वट एवर कोड वी रिटर्न, it should be inside one Java file, one class file. That is mandatory. There is no any, उसमें कुछ है नहीं ऐसा कि भाई किधर भी लिख सकते हैं, नहीं. There must be a Java file. Second, जो भी piece of code है, rather it is a normal variable or main method or a normal method, वो सब चीजें मतलब एक्सेस करने के लिए जावा को ऑब्जेक्ट के थ्रू ही उसको एक्सेस मिलेगा. तो छोटी से छोटी भी चीज अगर एक्सेस करनी है, आइदर इन अ सेम क्लास और इन अ डिफरेंट क्लास, देन यूजर हैव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास एंड थ्रू दैट ऑब्जेक्ट दे कैन एक्सेस. तो सब चीजें ऑब्जेक्ट के थ्रू ही एक्सेस होगा. दैट्स व्हाई जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, बिकॉज़ ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास में भी यूज कर सकते हैं. yes we can use all this property in another class as well. Okay. concept है code reusability. Okay. कोड रीयूजेबिलिटी मतलब क्या, कि यहाँ पर मैंने एक एडिशन का कोड लिख दिया, देन आई कैन यूज दिस सेम पीस ऑफ कोड एनीवेयर इन माय प्रोजेक्ट. दूसरे प्रोजेक्ट में उसको यूज नहीं कर सकता. अच्छा. Within the same project in any other class. Sorry, come again, Tanu. Means we can use it like within the same project in any other class. Correct. Within the same project change हो गया तो use, project change हो गया तो use नहीं होगा. Correct. Okay. और एक चीज और, जैसे अभी तक है ना, ये अपने क्या कर रहे थे, कोई भी मेथड है उसको स्टैटिक बना के अपने मतलब मेन मेथड में कॉल करा देते थे मेथड को. ठीक है. yes. तो मतलब मेन डिफरेंस क्या हो जाता है फिर, ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं या मैं मेथड को स्टैटिक बना के कॉल करूं? yes. सो वो ऑब्जेक्ट जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा ना, दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा. अच्छा. ओके. थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल बोथ. ओके. So let me Java is object oriented, so we have to access any property of a class by object in the same class or in any other class. So object is mandatory. Object ऐसा समझ लो कि अगर कार को स्टार्ट करना है तो अपने को की चाहिए. Through the key we can start the car, and अगर एक बार कार स्टार्ट हो गया, then we can there are different interfaces are available कि let's say accelerator, brake, clutch, gear, तो वो सारे interfaces है.
through in those interface we can control the car. Okay, तो कार की जो डिफरेंट प्रॉपर्टी है उसको एक्सेस करने के लिए अपने को चाबी चाहिए। अनलॉक कार होगी तभी वो सारी प्रॉपर्टी हम उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो की इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर एक बार बन गया, then through the object we can access all the property of those class। वैसा। तो ऑब्जेक्ट है कैसे, ऑब्जेक्ट की सिंटेक्स क्या है? तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड द सिंटेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट। सिंटेक्स तो ऑब्जेक्ट की सिंटेक्स है क्लास नेम, जो भी मतलब अभी अपना क्लास नेम क्या है, वन क्लास। सिमिलरली अगर इसका क्लास नेम क्या है, एरे क्लास, तो जो भी क्लास नेम है दैट क्लास नेम स्पेस, लेट्स से स्पेस, देन ऑब्जेक्ट नेम, ओके, इट कुड बी एनीथिंग, देन इक्वल टू न्यू कीवर्ड। न्यू इज अ कीवर्ड। जब भी न्यू कीवर्ड यूज होगा ना, विच विल allocate a memory, रैम के अंदर उसका मेमोरी allocate होगी। then space and then class name again, class name and then parenthesis। तो ये इसकी सिंटेक्स है, क्लास नेम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू क्लास नेम। जो ये क्लास नेम और ये क्लास नेम विल बी सेम। let's create the object of this one class। let's say one class obj equal to new one class। so this is an object। okay, तो अभी देखो ये ऑब्जेक्ट बन गया क्लास का। ओके, एनी डाउट इन दिस सिंटेक्स? नो इट्स क्लियर। तो ये ऑब्जेक्ट मेन मेथड में ही बनेगा? कहीं पर भी बना सकते हैं, नो रिस्ट्रिक्शन। अच्छा, ओके ठीक है। ओके, बट जहां पर भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना उसका लेट्स से I'm creating the object inside this print data। ओके, अभी प्रिंट डेटा के अंदर मुझे ये दो जो वेरिएबल है ना उसको एक्सेस करने के लिए मुझे देखो यहाँ पर उसका मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी ना। आई और जे इजीली उसको एक्सेसिबल हो गया। क्यों? बिकॉज इफ यू कैन सी दिस मेथड इज पब्लिक वॉइड, मतलब स्टैटिक नहीं है ये मेथड। ओके, और ये वेरिएबल भी स्टैटिक नहीं है, तो मतलब दोनों स्टैटिक नहीं है, तो उसका मुझे एक्सेस मिल गया ऐसे ही। बट ऑब्जेक्ट किधर रिक्वायर्ड रहेगा कि जहां पर स्टैटिक एरिया के अंदर नॉन स्टैटिक चीजें अपने को अगर एक्सेस चाहिए, जैसे कि ये सब है, प्रिंट है, ये दो वेरिएबल है, दोज वी वांट टू एक्सेस इनसाइड दिस स्टैटिक। तो लेट्स से इसको मैं अभी फॉर नाउ टेम्पररी इसको मैं स्टैटिक मार्क करता हूँ। अभी देखो यहाँ पर एरर आने लगी है ना, एरर आने लगी, नो प्रॉब्लम, बट एनी हाउ आई वॉन्ट टू प्रिंट। तो मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट बनाया मैंने क्लास का obj डॉट आई, तो मुझे आई मिल गया। obj बोलूंगा obj डॉट एस, तो मुझे एस मिल गया। तो थ्रू द ऑब्जेक्ट आई एम एबल टू एक्सेस अ प्रॉपर्टी। ये आई और एस कैसा है, नॉन स्टैटिक है। ये प्रिंट की मेथड कौन सी है, स्टैटिक है। तो स्टैटिक ओके, कुछ भी मुझे नॉन स्टैटिक एक्सेस करना है, then I have only one way, which is object। ओके, तो यहाँ पर मैं उसके साथ साथ ये भी लिखते जाता हूँ, इसका यूज केस नंबर 1। if we want to access any property which is non-static, if we want to access any property inside static area which is non-static, प्रॉपर्टी है वो नॉन स्टैटिक है, बट
उसको एक्सेस किधर करना है, इनसाइड स्टैटिक एरिया. then we have to create object. Other use case is if we want to access any property of class, if we want to access any property of class outside of the class, or let's say other class, then object इसके लिए मैंडेटरी है. वैसा ये दो यूज केस क्लियर. यस. ओके, तो अभी कैसा है किया हमने कि इसको स्टैटिक किया तो कैसा इसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा, बट अगर नॉन स्टैटिक है तो ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है. वो इजीली ऐसे ही एक्सेसिबल हो जाएंगे. तो उस नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि हमने ऑब्जेक्ट मेन मेथड में क्यों बनाया, बिकॉज मेन मेथड इज अ स्टैटिक. ओके. ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर बनाया क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ बनाने के बाद मुझे ये प्रिंट डेटा एक्सेस करना है. दिस मेथड आई वांट टू एक्सेस, बट अगर मैं ऐसे ही उसको एक्सेस करूंगा प्रिंट देन कंट्रोल स्पेस करूंगा प्रिंट डेटा, तो ऐसी कोई मेथड उसको मिलेगी नहीं. बट इफ आई राइट obj डॉट प्रिंट डेटा तो मुझे मिल जाएगा वो. तो अभी ये लाइन बैकएंड में क्या करेगा, जैसे ही उसको न्यू कीवर्ड मिला तो ये पार्ट क्या करेगा, मेमोरी को जाके बोलेगा कि भाई मुझे नई मेमोरी चाहिए. तो मेमोरी पूछेगा कि भाई ओके आई विल अलाउ यू, बट तू मुझे बता कि तुझे मेमोरी के अंदर क्या कौन सी चीजें स्टोर करनी है. तो वो बोलेगा मुझे क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने बनाया हुआ है, मुझे क्लास की वैल्यूज और क्लास की जो भी प्रॉपर्टी है वो मुझे स्टोर करनी है टेम्पररी रैम के अंदर. तो बोलेगा ठीक है चल नो प्रॉब्लम, मुझे बता क्लास किधर है तेरा. तो रन टाइम पे क्या होगा, ये क्लास लोड होगा. रन टाइम पे नहीं सॉरी, रन टाइम पे तो ये क्लास होगा लोड मेमोरी के अंदर. और जैसे ये क्लास लोड होगा तो वो जो भी अपना मैंने बताया था आई गेस तरुण 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 हियर इज वन. तो जैसे ही क्लास लोड होगा रन टाइम पे तो ये यहाँ पर एक क्लास लोडर सेक्शन होगा. तो वो क्लास लोड करेगा और देखेगा कि भाई ओके इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज है. तो वो देखेगा कि अच्छा 2 वेरिएबल्स है, 2-3 मेथड्स है, ठीक है. तो वो क्या करेगा, यहाँ पर एक हीप मेमोरी होती है, वहां पर वो ऑब्जेक्ट को स्टोर करेगा. तो ऑब्जेक्ट कौन सा है, obj, ये वाला पार्ट. तो वो बोलेगा कि भाई ठीक है मैं तुझे यहाँ पर स्पेस देता हूँ और ये तेरा मेमोरी लोकेशन है 200. 200 इज अ मेमोरी लोकेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर तो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है बराबर, बट जैसे रियल टाइम में अगर ऑटोमेशन की बात करें तो रन टाइम पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, काफी सारे ऑब्जेक्ट ऐसे ही पड़े रहते हैं फॉर फर्दर यूज. तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं रन टाइम पे. तो सबको अलग अलग मेमोरी लोकेशन मिलता है और हर एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो हीप मेमोरी के अंदर स्पेस ऑक्यूपाई करता है. तो अभी जैसे ही हमने यहाँ पर बोला उसको कि भाई ये obj डॉट प्रिंट डेटा, तो वो क्या करेगा कि सबसे पहले जैसे ही हीप मेमोरी के अंदर इस ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिली तो क्लास लोडर क्या करेगा, वो सारी क्लास को स्कैन करेगा और देखेगा कि भाई ओके मुझे क्या क्या चीजें स्टोर करनी है. तो टॉप टू बॉटम जाएगा, वो सबसे पहले देखेगा कि अच्छा 2 वेरिएबल है, तो वो 2 वेरिएबल किधर स्टोर करेगा, स्टैक के अंदर. उसके बाद देखेगा कितनी मेथड्स है, 1 2 2 मेथड है, ये तो स्टैटिक है राइट. वो स्टैटिक को इग्नोर कर देगा, स्टैटिक को कंसीडर नहीं करेगा, स्टैटिक को इग्नोर करेगा. जो नॉन स्टैटिक है उसी को वो पिक करेगा और ये मेथड एरिया के अंदर रख देगा. तो 2 मेथड हुआ. अभी देयर इज वन मोर एरिया विच इज अ स्टैटिक एरिया. लेट मी कंट्रोल Z. मेरा आवाज आ रहा है ना तरुण? हाँ, बीच में लॉस्ट हो गया था, अभी आ रहा है. अच्छा, क्योंकि यहाँ पर मुझे आया मैसेज योर इंटरनेट कनेक्शन इज हाँ, अनस्टेबल. वो बीच में कुछ सेकंड्स के लिए लॉस हुआ था, अभी आ रहा है. दिस इज अवर स्टैटिक एरिया. स्टैटिक एरिया
तो जैसे ही स्टैटिक एरिया बना, यहाँ पर स्टैटिक एरिया के अंदर वो रख देगा कि भाई ओके स्टैटिक एरिया के अंदर कौन सी मेथड्स है, कौन से वेरिएबल्स है, वो सब जितना भी स्टैटिक होगा वो सब स्टैटिक के अंदर रख देगा। लेट्स से यहाँ पर है स्टैटिक कौन सा है, मेन मेथड है सबसे पहले तो वो मेन मेथड को यहाँ पर मार्क कर देगा कि एक मेन मेथड है। दूसरी कौन सी मेथड है, बोलेगा एडिशन की एक मेथड है। उसके बाद क्या है, कौन सा, कुछ तो स्टैटिक है क्या, नहीं है। ओके लेट्स से मुझे एक और एक स्टैटिक वेरिएबल बना देता हूँ। लेट्स से स्टैटिक इंटीजर j इक्वल टू 20 और एक हमने स्टैटिक वेरिएबल बना दिया विच इज कॉल्ड j एंड विच इज हियर j। तो दिस इज स्टैटिक एरिया। तो जो स्टैटिक एरिया होता है ना, उसके अंदर सारी स्टैटिक की वो एंट्री डाल देगा। और जो नॉन स्टैटिक है, तो नॉन स्टैटिक में जो भी वेरिएबल्स है उसको वो स्टैक में डालेगा। जो मेथड्स है, जो नॉन स्टैटिक मेथड है, उसको वो मेथड एरिया में डालेगा। ये मेमोरी रिप्रेजेंटेशन समझ आ गया तरुण? हाँ यस। ओके, अभी क्या होगा, अभी सीन ये होगा, लेट मी, इसको मुझे रब करने दो क्योंकि 2-3 ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब जाके। मीन्स इन शॉर्ट जो भी स्टैटिक मिलेगा उसको क्लास के अंदर, हाँ, स्टैटिक वेरिएबल मेथड्स और एनीथिंग, यस, वो उसको स्टैटिक एरिया में डालेगा, बाकी जो भी नॉन स्टैटिक है वो सब मेथड एरिया में। करेक्ट। जो नॉन स्टैटिक मेथड उसको मेथड एरिया में डालेगा, बट जो वेरिएबल्स है उसको स्टैक में डालेगा। अच्छा। तो दो है, स्टैक एंड मेथड एरिया। स्टैक इज फॉर हम्म। एंड मेथड एरिया इज फॉर मेथड। ओके। तो यहाँ पर अपना हुआ ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट बना और उसको मेमोरी एलोकेशन हुआ 200 तो यहाँ रखते हैं, इसका मेमोरी एलोकेशन हुआ 200। अभी सीन क्या होगा देखो, अभी यहाँ पर समझाता हूँ मैं। अभी जैसे हुआ obj डॉट, ये हमने एक्सेस किया प्रिंट डेटा, obj डॉट हमने एक्सेस किया i, obj एक्सेस किया s। ओके, ऐसे ही obj हमने एक्सेस किया डॉट कौन सा है, सब। ये इसको इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है बिकॉज इट विल रिटर्निंग द वैल्यू एंड हमने कहीं पर वो वैल्यू हैंडल नहीं किया, तो इसको मुझे एस आउट के अंदर। अभी देखो, this through this object we are accessing two method, two variable, clear? अभी let's understand how it work। जैसे ही ये ऑब्जेक्ट बना, जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये पूरा रिप्रेजेंटेशन क्रिएट हो जाएगा मेमोरी के अंदर क्विकली विद इन अ माइक्रो सेकंड और नैनो सेकंड। उसके बाद थ्रू दिस ऑब्जेक्ट हम बोलेंगे आई वॉन्ट टू एक्सेस आई वॉन्ट टू नो व्हाट इज आई वैल्यू। तो इसका मेमोरी लोकेशन क्या है, 200। इसका मेमोरी लोकेशन लेट से 10 है, इसका मेमोरी लोकेशन लेट से 11 है। सिमिलर इसका मेमोरी लोकेशन लेट से 20 है, दिस इज अ 21। तो ये जो लाइन है ना, ऑब्जेक्ट डॉट आई, दैट विल बी वर्किंग लाइक 200.10, विच मीन्स ये जो 200 वाला जो भी है ऑब्जेक्ट, जो भी नाम है, विच इज फॉर आवर कन्वीनियंसी, जावा डजंट मैटर फॉर what the name is, is only considering this 200। तो 200.10 तो मतलब ये ऑब्जेक्ट ये मेमोरी के पास जाएगा और बोलेगा कि भाई ये मेमोरी के अंदर जो भी वैल्यू है, आई वांट इट, गिव इट बैक। तो वो वैल्यू 10 यहाँ पर प्रिंट कर देगा, फेच करके लाएगा। ओके, सेम एज यहाँ पर होगा 200.11, तो विच इज communicating with this memory। let's say this is 10 and this is, let's say, high। fine, अभी इतना समझ आ गया ना? और जैसे हाँ ही, ये क्लियर है। हाँ, अभी जैसे ही मैं उसको ये बोलूंगा ऑब्जेक्ट डॉट प्रिंट डेटा,
तो वो यहाँ पर जाएगा और प्रिंट डेटा को एक्सेस करेगा। Yes, like this, and similar as for sub. So whatever we return object dot this, तो वो सीधा इसको जाएगा और उसको एक्सेस करेगा। अभी लेट्स से आई एम गोइंग टू क्रिएट वन मोर ऑब्जेक्ट विच इज obj2। ओके, obj2। अभी मैं अभी थोड़ा कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं 2 लाइन हटा रहा हूँ, सिर्फ एक ही लाइन रख रहा हूँ। ओके, विच इज फॉर आई। तो अभी हमने obj1, लेट मी मार्क इट एज obj1 एंड obj1। तो obj1 से हमने i की वैल्यू प्रिंट की। what will be the value? 10। अभी मैंने क्या किया, obj1 डॉट i इक्वल टू 200 एंड ऐसा आउट obj2 डॉट i। अभी आप मुझे ये बताओ कि व्हाट विल बी द आउटपुट। इसको एडिशन को भी अभी हटा देते हैं टेम्पररी, सिर्फ इतने ऊपर फोकस करते हैं, ये 3 लाइन के ऊपर। obj1.i जो पहले आपने प्रिंट किया, मतलब इनिशियली वो 10 प्रिंट करेगा। ओके, फिर ये नेक्स्ट लाइन में जाएगा तो वहां पे obj.1.i जहाँ पे 10 है वहां पे 200 प्लेस कर देगा, मतलब okay, वैल्यू। so now it will be like this, I equal to 200। okay, और फिर सेकंड ऑब्जेक्ट की हेल्प से अपने आई प्रिंट किया तो 10 और 200 प्रिंट करना चाहिए। 10 और 200। okay, you mean like this? यस। ओके, तो मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ अभी प्रोग्राम को, रन। सो इट विल बी प्रिंट 10 and 10। ओके, okay, now let me add one more line, obj1 dot i। now let me execute one more time and the output is 10 10 20 sorry 200। ओके। अभी उसका रीजन ये है कि देखो यहाँ पर आ गया 200, यहाँ पर हो गया 10। अभी उसका रीजन ये है बिकॉज ऑफ दिस obj1। obj1, तो अभी देखो यहाँ पर हमने obj1 एक करके एक बनाया था, राइट? तो obj1 इज रिप्रेजेंटिंग दिस वन, लाइक इसको इस टैग को एक्सेस करना है। अच्छा, तो इन शॉर्ट जैसे मतलब जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे उस ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग स्टैक मेमोरी और मेथड मेमोरी बनेगा। करेक्ट, नाउ यू अंडरस्टैंड इट करेक्टली। तो अभी जैसे ये ऑब्जेक्ट 2 बनाया तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट 2 बनेगा और वो क्या करेगा, वापस से वो नया एक मेमोरी एलोकेशन करेगा फॉर आई, फॉर एस, फॉर सब एंड एडिशन। वापस यहाँ पर आएगा, वो बोलेगा कि भाई ठीक है चलो आई की वैल्यू वापस से 10 करो आप। ठीक है, मेमोरी बोल देगा आई डोंट माइंड, लेट मी डू इट। बोलेगा हाई कर दो इसको, ठीक है, बोलेगा आई डोंट माइंड। अभी वापस यहाँ पे वो जाएगा, बोलेगा कि भाई वापस से प्रिंट डेटा एक लगा दो मेथड, और यहाँ पर सॉरी, और यहाँ पर वापस से वो सब करेगा। अभी सीन क्या होगा कि अगर कोई भी वैल्यू वेदर इट इज आई और एस, उसकी वैल्यू अगर हम ऑब्जेक्ट 1 से उसको मॉडिफाई कर रहे हैं ना, तो उसकी इम्पैक्ट सिर्फ ये 200 के लिए आएगी, ये मेमोरी लोकेशन के लिए ही आएगी। अगर कुछ भी ऑब्जेक्ट 2 से एक्सेस कर रहे हैं तो उसकी इम्पैक्ट यहाँ पर ही आएगी। यहाँ पर अगर मैंने कुछ भी यहाँ पर मॉडिफाई किया है और उसको मैं ऑब्जेक्ट 2 से एक्सेस कर रहा हूँ, तो वो बेसिकली ऑब्जेक्ट 2 सीधा यहाँ नहीं जाएगा, ऑब्जेक्ट 2 उसका दूसरा होगा पार्ट,
उसको वही एक्सेस मिले, वही करेगा वो एक्सेस वैसा। तो ओके, गॉट इट। जितना मेमोरी ऑक्यूपाई होता रहेगा और हर एक ऑब्जेक्ट को एक अलग से मेमोरी मिलेगी, और हर एक ऑब्जेक्ट को जैसे ही अलग मेमोरी मिली, मतलब हीप एरिया में उसको जैसे ही ऑब्जेक्ट को एक मेमोरी मिली, इमीडिएटली एक और मेथड एरिया में भी इमीडिएट नए मेमोरी असाइन हो जाएगी रिस्पेक्टिव टू वेरिएबल एंड इट्स मेथड। तो आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट वन को हमने, ऑब्जेक्ट वन से हमने एक आई वेरिएबल को एक्सेस किया विच इज कॉमन इन ओके, और ऑब्जेक्ट वन से हमने उसको एक्सेस किया, आउटपुट आया 10 विच इज डिफॉल्ट एंड दैट इज एक्सपेक्टेड विच इज करेक्ट। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट वन से उसको बोला कि भाई अभी चल इसकी वैल्यू 200 कर दे, मतलब हमने यहाँ पर उसको बोला कि भाई अभी तेरी वैल्यू 10 नहीं रही, अभी तेरी वैल्यू हो गई है 200। ओके, तो अभी नई वैल्यू आ गई 200 फॉर whom, फॉर ऑब्जेक्ट वन ओनली, नॉट फॉर ऑब्जेक्ट टू। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट वन के लिए उसकी नई वैल्यू असाइन हुई, तो दैट इज चेंजेस इन मेमोरी एड्रेस 10। उसका जो ये नया मेमोरी एड्रेस है 51, यहाँ पर उसका कुछ चेंजेस नहीं है। तो फिर हमने ऑब्जेक्ट टू को बोला कि भाई अभी देख, मैंने ऑब्जेक्ट वन से ये आई की वैल्यू चेंज कर दी है, अभी तेरे लिए आई की वैल्यू क्या है। तो ऑब्जेक्ट टू बोलेगा कि भाई लेट मी चेक, तो वो मेमोरी के पास जाएगा, पूछेगा कि भाई व्हाट इज द आई वैल्यू फॉर मी। तो वो तो उसकी आई की वैल्यू जो डिफॉल्ट है वही रहेगी 10, बिकॉज ये जो ऑब्जेक्ट वन का मेमोरी एड्रेस पूरा अलग है, टू का पूरा अलग है। तो whatever we did the changes with the use of this with the reference of this object one, तो वो चेंजेस का रिफ्लेक्शन सिर्फ ऑब्जेक्ट वन को ही मिलेगा, ऑब्जेक्ट टू को उसका रिफ्लेक्शन कहीं नहीं मिलेगा। समझा ना पूरा ये कैसा काम करता है? यस, और इन केस फॉर एग्जांपल जो अपने ऊपर क्लास के अंदर इनिशियलाइज किया है i = 10, और मैं किसी और मेथड में जस्ट i को मैं प्रिंट करा रहा हूँ, और फिर मैं मेन मेथड में अपना है ना वो जो जिस मेथड में प्रिंट करा है उसको कॉल करता हूँ, तो वो 10 ही देगा, राइट? नहीं नहीं नहीं, ओके ओके, लेट मी डू इट। वो डिपेंड करता है कौन से ऑब्जेक्ट से वो मेथड एक्सेस कर रहे हैं। तो लेट मी शो यू कि नहीं मतलब नहीं ऑब्जेक्ट नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे अभी क्या बोलते हैं, ओके ओके ठीक है, चलो एक बार आप बता दो तो वो क्वेश्चन लेट्स से क्लियर हो जाए। ऑब्जेक्ट वन डॉट प्रिंट डेटा, जिसके अंदर आई और एस प्रिंट हो रहा है, ऑब्जेक्ट वन से हमने उसको एक्सेस किया, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट टू से एक्सेस कर रहे हैं प्रिंट डेटा। तो अभी देखो सीन क्या होगा, मैं बताता हूँ। अभी यहाँ पर आएगा आउटपुट 200 एंड हाई, और यहाँ पर आएगा आउटपुट 10 एंड हाई। द रीजन इज ये ऑब्जेक्ट वन से आई की वैल्यू चेंज हो गई फॉर ऑब्जेक्ट वन, तो ग्लोबली चेंज हो जाएगा उसके लिए, सिर्फ ऑब्जेक्ट वन के लिए। लेट मी रिमूव दिस, ये थोड़ा कंफ्यूज करेगा। लेट मी रिमूव दिस पार्ट। अभी देखो अपने पास सिर्फ इतना ही है कि हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए, तो भी निकाल देता हूँ। दो ऑब्जेक्ट बनाए, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमने ऑब्जेक्ट वन से की वैल्यू अपडेट की, 10 से 200 कर दी, मतलब ये ग्लोबली उसको 200 हो गया फॉर किसके लिए, फॉर सिर्फ ऑब्जेक्ट वन के लिए। तो ऑब्जेक्ट वन से मैं ये प्रिंट डेटा को एक्सेस करूंगा ना, तो यहाँ पर आएगा 200 एंड हाई। बट ऑब्जेक्ट टू से जैसे मैं उसको एक्सेस करूंगा, तो ऑब्जेक्ट टू के लिए अभी भी उसकी वैल्यू 10 ही है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ऑब्जेक्ट टू के लिए अभी भी उसकी वैल्यू 10 ही है, बिकॉज उसका वो पूरा नया मेमोरी मिला है उसको, हर एक वेरिएबल को, हर एक मेथड्स को। बट ऑब्जेक्ट वन से जो भी हम वैल्यू अपडेट कर रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट, ये पूरे ऑब्जेक्ट के लिए वो एप्लीकेबल हो गया। और उस ऑब्जेक्ट से अगर हम कुछ भी एक्सेस करेंगे जो इस नई वैल्यू को
यूज में ले रहा हो तो उसको वो नई अपडेटेड वैल्यू ही मिलेगी। ओके और अगर इन केस ये ऑब्जेक्ट 1.i इक्वल टू 200 जो आपने सेट किया, इसको मैं हूं ना नीचे लिख देता हूँ लास्ट में ऑब्जेक्ट 2.print डेटा के बाद में, तो उस केस में तो 10 ही लेके आएगा ना? हाँ तो फिर 10 लेके आएगा। तो ओके मतलब वो डिफॉल्ट मेन वैल्यू मेथड में जिस फ्लो में आ रहा होगा डेटा उस हिसाब से वो रिएक्ट करेगा। यस ऑलवेज एग्जीक्यूशन इज टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट, वैसे ही होगा। तो जो ओके सीक्वेंस में उसको पहले मिलेगा वो करेगा वो। ओके ओके ठीक है। तो अगर नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में समझेंगे तो कैसे है कि ट्रेन की दो पटरी है, दोनों मतलब सेम डेस्टिनेशन पे जा रही है, बट एक ट्रेन की पटरी के ऊपर हमने कुछ मॉडिफिकेशन किया विच विल नॉट इम्पैक्टिंग अनदर वन, क्योंकि उसका पूरा ट्रैक अलग है और इसका ट्रैक अलग है। तो ये ट्रैक 1 के अंदर हम कुछ चेंजेस करेंगे तो वो ट्रैक 1 के ऊपर जो ट्रेन जा रही है उसी को वो इम्पैक्ट होगा। ट्रैक 2 के ऊपर जो ट्रेन जा रही है उसको कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा, उसको जो डिफॉल्ट सेट किया हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर सेट है वही मिलेगा, वैसा है इसका। ओके गॉट इट। अभी लेट मी एग्जीक्यूट तो 10 मिलेगा, 10 हेलो 10 हेलो। बट इफ आई इसको मैं ऊपर रख देता हूँ तो ऑब्जेक्ट 1 के लिए उसकी वैल्यू हो जाएगी 200 हेलो वैसे। ऐसे कि भाई ऑब्जेक्ट 1 से इसका वैल्यू पहले अपडेट हो गया 200, उसके बाद हम एक ये प्रिंट डेटा कॉल करवा रहे हैं और प्रिंट डेटा बेसिकली ये दोनों को पॉइंट कर रहा है, मेमोरी एड्रेस 10 एंड 11 लाइक दिस। एक सेकंड में यहाँ पर लिखता हूँ obj1। इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले 200.10 इक्वल टू हम लोग 200 कर रहे हैं, वी रिप्लेसिंग वैल्यू फ्रॉम 10 टू 200। तो अभी जैसे ही ये रिप्लेस हुआ यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टैक 1 के अंदर ये जो मेमोरी एड्रेस 10 है वहां पर 10 की बदले 200 आ जाएगा, आई को 200 मिल जाएगा। 10 फिर फ्लश ही हो जाएगा, उसका कोई नामो निशान ही नहीं होगा फॉर ऑब्जेक्ट 1। ओके उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंट डेटा एक्सेस किया तो इसको बोल रहे 200.20। तो एक्सेसिंग प्रिंट डेटा मेथड, ओके। बट इंटरनली प्रिंट डेटा किसको एक्सेस कर रहा है, 10 एंड 11 को। तो इंटरनली क्या कॉल होगा, एक दूसरा कॉल होगा इंटरनली लाइक दिस 200.20.10 which is representing 200 and 200.20.11 which is internally representing high, ऐसा। और जैसे ही हमने फॉर ऑब्जेक्ट 2 को बनाया तो ऑब्जेक्ट 2 के लिए सबसे पहले तो वो अपने डिफॉल्ट वैल्यू के साथ ही स्पेस रोकेगा स्टैक के अंदर। तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू आई की होगी 10, एस की होगी हाई, बिकॉज हमने ऑलरेडी क्लास के अंदर मेंशन करके रखा हुआ है। तो इसका है 201.10, इसको वैल्यू अपडेट किया नहीं है हमने, बेसिकली सीधा इसको ऐसे कर रहे हैं 201.20, मतलब सीधा प्रिंट डेटा हम एक्सेस कर रहे हैं, एक्सेसिंग प्रिंट डेटा। देन 201 dot, sorry not 20, let me correct it, it is 30 for example। इसका कुछ तो नया है मेमोरी लोकेशन मिला उसको, तो लेट्स से 30 डॉट इसका मेमोरी लोकेशन लेट्स से जो आई जो नया बना ऑब्जेक्ट 2 के लिए, लेट्स से उसका है कुछ तो 51 और 50। तो वो क्या वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा, 10, जो भी उसकी डिफॉल्ट है वैल्यू वो। एंड सिमिलर इसका भी वही होगा कि भाई आई
201.31.51, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? हाइट। तो बिहाइंड द सीन ये ऐसे काम करेगा। 201 मतलब ऑब्जेक्ट 1 पहले ये मेथड को पॉइंट करेगा, वो मेथड इंटरनली 10 मेमोरी वैल्यू को एड्रेस, जो 10 मेमोरी लोकेशन है उसको एक्सेस करेगा, और उसके बाद उसकी वैल्यू प्रिंट होगा वैसा। तो ये दोनों हर एक, अभी तो फिलहाल अपने केस में 2 ही ऑब्जेक्ट है, बट अगर 100, 200, 500, 1000 जितने भी अगर ऑब्जेक्ट है, तो हर एक ऑब्जेक्ट की एक अलग मतलब अलग ही स्पेस होगी, और वो उसी स्पेस को एक्सेस करेगा। वो दूसरे को मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि ऑब्जेक्ट 2 इज ट्राइंग टू एक्सेस द वैल्यू फ्रॉम द ऑब्जेक्ट 1, कभी नहीं होगा, विच इज अगेंस्ट ऑफ जावा रूल। ओके। तो हर एक ऑब्जेक्ट खुद का मेमोरी लोकेशन पॉइंट करेगा और उसी से वो वैल्यू पिक करेगा। अगर ऑब्जेक्ट 1 से हम कुछ भी वैल्यू अपडेट कर रही है, विच विल नॉट इम्पैक्टिंग एनी अदर ऑब्जेक्ट, वो उसी के कंटेक्स्ट में रहेगा। ओके ओके फाइन। इज दिस क्लियर? यस दीपक भाई। तो अभी थोड़ा और एक स्टेप आगे जाते हैं। अभी समझते हैं कि चलो ये तो समझ आ गया कि भाई ठीक है, चलो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, हाउ वी कैन एक्सेस यू नो द वेरिएबल्स एंड द मेथड्स, एंड अगर एक ऑब्जेक्ट से कुछ हमने चेंज किया तो उसका चेंजेस उसी ऑब्जेक्ट के लिए रहेगा, दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए उसको नहीं आएगा। बट नाउ लेट मी प्रोसीड और शो यू another way. uh, obj1 dot j, okay, let me print, obj static obj1 dot j, हमने सिर्फ j की वैल्यू प्रिंट की है, ओके, नथिंग वी डू, उसके अलावा हमने कुछ नहीं किया। obj j इक्वल टू 500 ऐसा static obj2.j। सी, यहाँ पर हमने क्या किया, obj1 से j को एक्सेस किया, उसकी जो भी डिफॉल्ट वैल्यू थी वी प्रिंट इट, वी अपडेट द वैल्यू विद द डिफॉल्ट एंड विथ द रेफरेंस ऑफ obj1। एंड यहाँ दीपक भाई यहाँ मेरे को एक क्वेश्चन है, जैसे obj1.j किया आपने, तो j जो है वो स्टैटिक वेरिएबल है, तो राइट, वो स्टैटिक मेथड में डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बट इसका ये एग्जांपल का मुझे एट द एंड कंक्लूड वही निकलेगा कि ऐसे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अच्छा ओके। तो ऑब्जेक्ट 1 से हमने j की वैल्यू अपडेट की और ऑब्जेक्ट 2 j की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट? मींस इनिशियली जो obj1.j किया तो 20 आएगा यहाँ पे, राइट, और फिर obj1 से ही आपने अपडेट किया उसको, ओके, तो obj1 में अभी 500 सेट हो गया, लेकिन हो दूसरी गया बार जो सेट, आपने यहाँ पे किया obj2 से कॉल किया है, तो आइडियली 2020 आना चाहिए। ओके। So let me execute. So 20 and 500. So why it updating the value with the object? Because जो static होता है ना, उसको object से कोई नहीं है। static मतलब ये वाला part कि भाई let's say उसकी initial value है let's say 20, okay? अभी जनरली स्टैटिक का कंसेप्ट कैसा है, लेट मी गिव यू वन एग्जांपल कि एक कॉलेज है, कॉलेज के अंदर एक कॉलेज है, कॉलेज के अंदर स्टूडेंट का डेटाबेस है। स्टूडेंट का डेटाबेस में कैसा है कि वहाँ पर लेट से 100 स्टूडेंट है, और 100 स्टूडेंट है मतलब हर एक स्टूडेंट का एक रिकॉर्ड होगा, तो ऐसे अज्यूम करें तो 100 रिकॉर्ड्स हो गए। वन रिकॉर्ड
इक्वल टू 1 रो, राइट। अभी स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन स्टूडेंट टेबल के अंदर स्टोर है, स्टूडेंट का डेटा है, स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा है। एंड एट द एंड एक और एक्स्ट्रा कॉलम है, लेट मी शो यू लाइक इन अ वे कि भाई एस नंबर, स्टूडेंट नंबर, नेम, एड्रेस, मोबाइल, देन और एक है नंबर, लैंडलाइन, एंड देन अ कॉलेज नेम। तो इतने फील्ड है फॉर एग्जांपल। अभी कैसा होगा, दिस इज अ कॉलम, ओके। अभी इसके अंदर 100 रिकॉर्ड्स है, जिस सीरियल नंबर 1 2 अप टू 100 है। तो यहाँ पर 100 स्टूडेंट के नाम है, एड्रेस है, मोबाइल है, ये है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, डेटाबेस में क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो वो क्या करेगा, 100 रिकॉर्ड मुझे फेच करके देगा, ओके। और मैं क्या कर रहा हूँ, जावा साइड, जैसे ही मुझे 100 रिकॉर्ड मिले, लेट से जावा को मैं बोल रहा हूँ कि भाई सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो और ये जाएगा डीबी को। डीबी क्या करेगा, डीबी बोलेगा इट विल एग्जीक्यूट, ओके, एंड रिटर्न रिकॉर्ड्स। अभी रिकॉर्ड्स जो रिटर्न करेगा वो किसको मिलेगा, जावा को मिलेगा। तो जावा के पास आ गए सारे रिकॉर्ड्स फ्रॉम, किधर से, डीबी से। डीबी के पास से रिकॉर्ड आ गए जावा के पास। अभी जावा क्या करेगा, मेरे पास एक स्टूडेंट डॉट जावा करके क्लास है, ओके। उसके अंदर स्टूडेंट डॉट जावा करके क्लास है, उसके अंदर एक वेरिएबल है इंटीजर रोल नंबर, स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम, देन स्ट्रिंग एड्रेस, ऐसे ब्ला ब्ला, जो जितने भी यहाँ पर कॉलम जो है ना, सारे कॉलम्स के अपने पास ऐसे फील्ड्स है। और हर एक जो रिकॉर्ड है, लेट्स से सीरियल नंबर 1, तो 1 यहाँ पर स्टोर होगा। स्टूडेंट का नाम है ए, तो ए यहाँ पर स्टोर होगा। एड्रेस उसका यहाँ पर स्टोर होगा। हर एक रिकॉर्ड का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ मैं। तो आई हैव 1 ऑब्जेक्ट फॉर 1 रिकॉर्ड, ओके। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक है ना लूप घुमाया कि भाई फॉर इंटीजर, मतलब यहाँ पर बोला, इसको मैंने बोला 0 to, जो भी रिकॉर्ड है ना, रिकॉर्ड्स डॉट जो उसकी साइज है वहां तक घुमाओ, जहाँ जब 0 से लेके जब जितने भी रिकॉर्ड्स मुझे मिले हैं वहां तक ऑटोमेटिक लूप घुमाओ। और लूप घुमाने के बाद लूप के अंदर जाओ और क्या करो कि जो एक रिकॉर्ड है ना, एक जावा ऑब्जेक्ट है, एक जावा ऑब्जेक्ट बनाओ विच इज स्टूडेंट डॉट जावा, लाइक दिस कि भाई स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट std इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। और ये ऑब्जेक्ट बनाने के बाद व्हाट आई कैन डू कि भाई ऑब्जेक्ट डॉट क्या है उसका, रोल नंबर इक्वल टू रिकॉर्ड डॉट गेट रोल नंबर, ऑब्जेक्ट डॉट एस नेम इक्वल टू रिकॉर्ड में से गेट नेम। ऐसे मैं उठा रहा हूँ सारे नेम और ये पूरा एक लूप घूम गया, मतलब कि मेरा एक ऑब्जेक्ट बन गया, एक ऑब्जेक्ट बन गया फॉर 1 रिकॉर्ड। ऐसे मेरे कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे, 100 जावा ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, ओके। और हर एक जावा ऑब्जेक्ट, जैसे एक जावा ऑब्जेक्ट बना तो हमने देखा था कि 1 जावा ऑब्जेक्ट विल ऑक्यूपाई स्पेस इन हीप मेमोरी, बट उसके जो भी वेरिएबल्स है, मेथड्स है, विच विल ऑक्यूपाई स्पेस इन स्टैक एंड मेथड एरिया रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर तो अपने बन गए 100 जावा ऑब्जेक्ट, ओके। तो अभी 100 जावा ऑब्जेक्ट बन गए, मतलब 100 मेमोरी, हीप मेमोरी ऑक्यूपाई हुई। 100 जो भी जितने भी वेरिएबल्स है, यहाँ पर कितने वेरिएबल्स है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 6 या 7 उसने स्टैक
एक ऑब्जेक्ट के लिए 6 to 7 ब्लॉक ऑक्यूपाई किए, तो 100 के लिए उसने 700 से 800 ब्लॉक ऑक्यूपाई किए। सेम फॉर मेथड। ओके, ठीक है, चलो हो गया। बट व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस अप्रोच? ये अप्रोच के अंदर सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि भाई चलो ठीक है, हर एक स्टूडेंट का डेटा अलग होगा, नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस अलग होगा, बट कॉलेज नेम विल बी सेम। वो तो सेम ही होगा बिकॉज ऑल स्टूडेंट्स बिलोंग्स टू द सेम कॉलेज, दैट्स व्हाई दे मेंटेनिंग कोड। तो अननेसेसरी ये जो है ना फील्ड, उसका 100 ब्लॉक्स अननेसेसरी ऑक्यूपाई होगा इसके अंदर, स्टैक के अंदर। तो 100 ब्लॉक उसका ऑक्यूपाई हो गया जिसकी कुछ जरूरत ही नहीं है, मतलब वो विच इज अ कॉमन। अगर एक ब्लॉक उसको ऑक्यूपाई करके बोल दे कि भाई ठीक है, ये 100 स्टूडेंट इसी ब्लॉक को एक्सेस करो, बिकॉज इट इज अ कॉमन, वी डोंट नीड टू मेंटेन अ सेपरेट रिकॉर्ड फॉर ईच। क्योंकि अगर ऐसा तो कुछ है नहीं कि भाई ओके मैं ऑब्जेक्ट 1 से उस कॉलेज नेम को मैं अपडेट करूं, तो ऑटोमेटिकली सारे 99 स्टूडेंट के लिए तो वो अपडेट होगा नहीं, बिकॉज हर एक ऑब्जेक्ट हर एक अलग अलग स्टैक को पॉइंट करेगा, इज प्रॉब्लम। तो उसका सॉल्यूशन कैसा है? उसका सॉल्यूशन है कि भाई जो भी कॉमन चीजें है, जो कॉमन प्रॉपर्टी है अक्रॉस द क्लास, ये जो क्लास जो अपना ये जो जावा क्लास है ना, उसके अंदर जो कॉमन ऐसी प्रॉपर्टी है कि भाई अपने को वो कॉमनली सब ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन रखनी है। अगर एक ऑब्जेक्ट के लिए वो अपडेट हुई तो विच शुड बी रिफ्लेक्टिंग एवरीवेयर। अगर कॉलेज का नाम कल उठ के ABC से XYZ हो गया, तो वो सारे 100 ABC से अभी XYZ को बिलोंग करने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल हाई TR हो गया तो सारे एम्प्लॉय अभी TR के हो गए वैसे। तो ऐसे जो कॉमन प्रॉपर्टी है ना, विच इज मेंटेनिंग, which we don't want to maintain for a separate object, which we want to maintain entire class, तो उसको हम static mark कर देते हैं। Okay. तो that's why you can see यहाँ पर जो एग्जीक्यूट हुआ, तो वो दोनों एक ऑब्जेक्ट से हमने उसको अपडेट किया ना, तो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आ गया। तो स्टैटिक ऐसा चीज है कि उसको कोई भी ने जाके उसको अपडेट कर दिया ना, तो वो सबको इम्पैक्ट हो जाएगा। Okay, got it. तो सीन क्या होगा, OBJ1 से हमने ना जे को एक्सेस किया, तो वो क्या किधर जाएगा? इधर जाएगा। इसका मेमोरी लोकेशन है, तो फॉर एग्जांपल इसका मेमोरी लोकेशन है 301, तो 200.301 पे जाएगा। ऑब्जेक्ट 2 को अगर एक्सेस करना है तो ऑब्जेक्ट 2 भी जो स्टैटिक है वो यहीं पर जाएगा। Okay, okay, okay. सब ऑब्जेक्ट उसी को 301 को ही एक्सेस करेंगे। और अगर बाय चांस 301 का जो वैल्यू है वो अपडेट हो गया ना, तो वो सबके लिए अपडेट ही मिलेगा, अपडेटेड वैल्यू ही मिलेगा। Okay, got it. ऐसा है। तो वो स्टैटिक का फंडा है कि अगर कुछ भी चीज हमने स्टैटिक मार्क की, मतलब विच इज अ कॉमन फॉर क्लास, कि अगर किसी ने भी वो कहीं पर से भी जाके उसको अपडेट कर दिया तो वो सबको अपडेटेड मिलेगी, वैसा है उसका। Okay. स्टैटिक का और एक है कि स्टैटिक का कैसा है कि यहीं पर मैं समझा देता हूँ स्टैटिक का। तो स्टैटिक का और एक सीन ऐसा है कि जो स्टैटिक है ना, उसके एक रूल है कि भाई स्टैटिक है वो स्टैटिक को ही अलाउ करती है डायरेक्ट एक्सेस। व्हाट आई मीन इज दिस मेथड इज स्टैटिक। अगर इसके अंदर तो ये मेथड स्टैटिक हो गई, तो मतलब इसके अंदर मैं कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा ना, लेट्स से नॉर्मल अगर मैं डिक्लेयर करूंगा कि भाई इंट st इक्वल टू 30, तो ये st करके जो वेरिएबल है ना, वो बाय डिफॉल्ट स्टैटिक ही होगा। Okay. क्योंकि उसको हमने डिक्लेयर किया है स्टैटिक के अंदर। तो व्हाटएवर वी डिक्लेयर इनसाइड स्टैटिक मेथड, इट इज ऑटोमेटिक स्टैटिक। उसको सेपरेटली यहाँ पर बोलना नहीं पड़ेगा कि भाई ये मेरा वेरिएबल जो है ना उसको स्टैटिक है, उसको बोलना नहीं पड़ेगा। नहीं तो बोलेंगे तो वो एरर देगा कि भाई मुझे पता है, तो इसको निकाल दे, जैसे जावा प्रॉब्लम करेगा। वो क्या बोल रहा है कि भाई दिस इज इनलीगल मॉडिफायर टू पैरामीटर st।
ओनली फाइनल इज परमिटेड। तो फाइनल का फंडा क्या है दैट आई विल कम टू लेटर, बट अभी अज्यूम ऐसा समझो कि जो भी हमने स्टैटिक के अंदर लिखा विच इज ऑटोमेटिक स्टैटिक, ओके। ओके ओके जो ये रूल नंबर 1 है ना वो बोल रहा है कि स्टैटिक एंड स्टैटिक बोथ आर सेम। अगर कुछ भी चीज मुझे स्टैटिक के अंदर उसको एक्सेस करनी है और सामने वाली चीज भी स्टैटिक है, देन वी कैन हैप्पीली यूज इट। तो फॉर एग्जांपल इसको यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट से नहीं भी एक्सेस करूंगा ना तो भी वो कुछ प्रॉब्लम नहीं करेगा, बिकॉज आई where it is okay j is static and main method is also static, इसलिए वो प्रॉब्लम नहीं कर। सिमिलरली एडिशन को भी अगर मैं डायरेक्टली एक्सेस करूंगा ना तो वो भी प्रॉब्लम नहीं करेगा, बिकॉज इट इज आल्सो स्टैटिक। तो दिस इज रूल कि स्टैटिक स्टैटिक अलाउ अलाउ, ओके। स्टैटिक नॉन स्टैटिक नॉट अलाउ, ओके। तो इसको अलाउ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्रिएट ऑब्जेक्ट एंड एक्सेस नॉन स्टैटिक कंटेंट, समझे ना। सी स्टैटिक, अगर स्टैटिक के अंदर, सो दिस इज आवर मेन मेथड विच इज स्टैटिक, उसके अंदर मुझे नॉन स्टैटिक वैल्यू ना एक्सेस करनी है। तो विच इज द नॉन स्टैटिक, दिस कपल ऑफ वेरिएबल्स आर नॉन स्टैटिक। अगर उसको मैं ऐसे ही डायरेक्टली उसको एक्सेस कर दूंगा कि भाई लेट्स से आई आई, तो वो अलाउ नहीं करेगा, वो बोलेगा कि भाई ये गलत बात है, स्टैटिक के अंदर में नॉन स्टैटिक जो भी चीजें है उसको मैं अलाउ नहीं करूंगा। बिकॉज उसका रीजन ये है, स्टैटिक जो है ना विच इज एज आई टोल्ड कि वो ग्लोबल है, और ये जो नॉन स्टैटिक है ना वो ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट रहती है। तो अगर स्टैटिक के अंदर मैं नॉन स्टैटिक को भी एक्सेस दे दूंगा ना तो प्रॉब्लम क्या होगा कि एक ऑब्जेक्ट आके उसको चेंज कर देगा, तो वो ग्लोबली अपडेटेड हो जाएगा। तो इसलिए जावा ने दिया कि भाई स्टैटिक के अंदर मैं नॉन स्टैटिक को अलाउ नहीं करूंगा, अगर आपको एक्सेस करना ही है तो ऑब्जेक्ट बनाओ एंड देन यू एक्सेस। इसलिए अपने को आई जो है ना वो ऑब्जेक्ट के साथ उसको मिलेगा, बिकॉज इट इज एसोसिएट विथ ऑब्जेक्ट, सो व्हाट एवर द वैल्यू चेंज विच इज एप्लीकेबल ओनली फॉर दिस ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट के प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसलिए वो नॉन स्टैटिक कंटेंट को अलाउ नहीं कर रहा है कि भाई अगर चलो कोई मैं अलाउ कर दूंगा तो जावा ऐसा बोल रहा है कि कोई एक ऑब्जेक्ट आके ऐसे मेरी बजा के चला जाएगा, तो वो सबके लिए फिर मेरा चेंज हो जाएगा, ये वो नहीं कर रहा है, करने दे रहा है। दिस इज डिफॉल्ट स्टैटिक। अभी तीसरा उसका रूल है कि भाई नॉन स्टैटिक जो है ना एरिया, उसके अंदर अगर मुझे स्टैटिक एक्सेस करना है तो देन अलाउड, नो प्रॉब्लम। तो फॉर एग्जांपल दिस इज अवर नॉन स्टैटिक, ओके, प्रिंट डेटा इज नॉन स्टैटिक, इसके अंदर अपने को ना जे प्रिंट करना है, जे, तो देन वी कैन हैप्पीली यूज, नो प्रॉब्लम। तो इसका रीजन जो है विच इज लाइक किधर है, प्रिंट डेटा, ओके। तो प्रिंट डेटा, तो प्रिंट डेटा 10 को भी एक्सेस कर रहा है, 11 को भी एक्सेस कर रहा है, अभी वो नई एक मेमोरी को एक्सेस करेगा विच इज 301, तो उसको उसके साथ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके तो ये 3 रूल है, स्टैटिक स्टैटिक अलाउ, स्टैटिक नॉन स्टैटिक नॉट अलाउ, हाँ बट अगर करना ही है तो क्रिएट ऑब्जेक्ट, देन नॉन स्टैटिक इज अलाउ। तो ये 3 रूल आप याद रखना, क्योंकि ये काफी बार आपको यूज होंगे प्रोग्रामिंग के अंदर। ओके और स्टैटिक जो है ना, स्टैटिक इज स्टैटिक मतलब दिस इज एप्लीकेबल ग्लोबली फॉर एंटायर क्लास। अगर कोई कहीं पर भी इन बिटवीन स्टैटिक की वैल्यू चेंज हो गई तो हो गई, तो सबके लिए एप्लीकेबल हो जाएगी। अच्छा Okay, so this is a static, non-static, object, and it's memory representation, और क्या था,
इसमें एक मिनट उसमें जाना ना, प्रोग्राम में दिखाओ। हम्म। ये जो प्रिंट डाटा वाला है अपना मेथड, इसमें अपने जे प्रिंट किया है डायरेक्टली, ठीक है। हम्म। ओके, और यहाँ पे ऊपर अपने उसको मतलब ये कॉल किया ऑब्जेक्ट वन डॉट प्रिंट डाटा। अगर इस मेथड के अंदर ही मैं स्टैटिक वैल्यू चेंज करूंगा तो वो भी तो मतलब अप्लाई यस हो जाएगा ना सब यस जगह? यस यस यस, लेट मी डू दैट। मतलब तो देखो यहाँ पर जो है ना, ओके देखो अभी चेक करते हैं। दो ऑब्जेक्ट बनाए, उसके बाद हम्म ये प्रिंट डेटा प्रिंट हुआ। तो प्रिंट डेटा हम्म हुआ तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 20। उसके बाद हम्म यहाँ पर जे ने वैल्यू अपडेट किया। उसके बाद हम प्रिंट डेटा, सॉरी, ऑब्जेक्ट डॉट डॉट प्रिंट डेटा को प्रिंट कर रहे हैं। तो ओके, तो अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 500। तो देखो सबसे पहले 30 प्रिंट हुआ, 30 किधर प्रिंट हुआ, प्रिंट डेटा में, ये लाइन नंबर 30। हम्म तो लाइन नंबर 32, सॉरी सॉरी सॉरी, एडिशन प्रिंट हुआ लाइन नंबर 26। तो ये उसका है। उसके बाद लाइन नंबर 31 पे आई की वैल्यू अपडेट हुई फॉर ऑब्जेक्ट 1। हम्म और उसके बाद प्रिंट डेटा किया। तो प्रिंट डेटा ऑब्जेक्ट 1 से ही किया, तो 200 हेलो एंड 20। तो ये जो तीन वैल्यू हम्म एंड 20, वो तो एज इट इज प्रिंट ही। हम्म बट जो आई की वैल्यू थी 10, वो रिप्लेस होके हो गई 200, बिकॉज ऑब्जेक्ट 1 ने उसको चेंज किया था। अभी ऑब्जेक्ट 2 का टर्न आया। ऑब्जेक्ट 2 ने सीधे सीधा उसको प्रिंट डेटा को प्रिंट कर दिया विदाउट मॉडिफाइंग एनी वैल्यू। तो क्या हम्म होगा, 10 hello and 20, which we can see the output 10 hello and 20, because ऑब्जेक्ट 2 से कुछ मॉडिफाई हुआ नहीं है। उसके बाद जे की वैल्यू 20 बाय डिफॉल्ट प्रिंट हुई। उसके बाद हमने जे की वैल्यू अपडेट किया और जे को प्रिंट किया, एंड देन वापस से हमने प्रिंट डेटा किया। तो अभी अपने को 200 मिला, बिकॉज ऑब्जेक्ट 1 से हमने प्रिंट किया और ऑब्जेक्ट 1 ने ऑलरेडी यहाँ पर आई की वैल्यू अपडेट की हुई थी। तो 200 हेलो मिला एंड स्टैटिक वैल्यू भी अपडेट हुई 500। और अगर ये 500 जो है ना, उसको इफ यू पुट इनसाइड, यहाँ पर कुछ अगर हम चेंज करते हैं कि भाई चलो जे की वैल्यू 1000 कर दिया हमने, 100 कर दिया, तो अगेन यहाँ पर सब जगह अपने को जे की वैल्यू 100 ही मिलेगी। एक सेकंड, हमने प्रिंट नहीं किया ना, वही प्रॉब्लम है। ऐसा तो ये हो गया 100, लास्ट में जो प्रिंट हुआ वो। आप ये देखो, ये तो एज इट इज ही है, ये भी एज इट इज ही है। इसका जे का 100 हो गया, बिकॉज प्रिंट डेटा एग्जीक्यूट हुआ है ना यहाँ पर, तो उसकी वैल्यू 100 हो गई, इसलिए उसने 100 प्रिंट किया। वापस ये उसने प्रिंट किया हेलो एंड 100 बिकॉज 100 टू टाइम प्रिंट हुआ, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये वाला पार्ट, ये दिस इज बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्ट 2, यहाँ से प्रिंट हुआ। फिर ये स्टैटिक प्रिंट हुआ 100, उसके बाद 500 हो गया। फिर वापस से प्रिंट डेटा हुआ तो 200 प्रिंट किया, हेलो प्रिंट किया। उसके बाद वापस से जे प्रिंट किया, अभी 500 हो गए, बिकॉज यहाँ पर उसने हमने यहाँ पर 500 दिए थे। वापस से जे की वैल्यू अपडेट हुई 100, तो उसने वापस अपडेटेड वैल्यू प्रिंट किया। वैसा है। तो आप मुझे ये खाली क्लास फाइल भेज सकते हो तो मैं है हाँ ना हाँ हाँ हाँ, एक बार यस आई विल। मैंने व्हाट ठीक है। आई डिड, मैंने ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट भी अपलोड कर दिया है, तो यू कैन अच्छा अच्छा। डाउनलोड प्लग एंड प्ले। मतलब आप अपने हिसाब से वैल्यू चेंज करो, एग्जीक्यूट करो, एंड ये चेक करो कि क्या हो। ये नहीं, वेयर इट इज, तो यहाँ पर प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट करके मैंने एक जिप डाउन किया हुआ ओके। है, जिप अपलोड कर दूंगा। तो आप क्या करना, इसी पैकेज के अंदर डे 7 के अंदर एक नया बना, और उसके अंदर हम्म। स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करो, 2-3 मेथड डिक्लेयर करो, एंड मेन के अंदर ऐसे वैल्यू चेंज करते जाओ, एग्जीक्यूट करते जाओ, तो आइडिया आ जाएगा।
ठीक है, ये मैं देख लेता हूँ कल आराम से पूरा। हाउ कैन वी एक्सेस अ क्लास वेरिएबल, क्लास के वेरिएबल इन मेथड इन अदर क्लास, ये एक रह गया अदर क्लास का, सेम क्लास में आज हमने देखा, अदर क्लास के अंदर नहीं देखा है, तो ये कर लेंगे। दिस इज वेरी सिंपल, मतलब अगर सेम क्लास में कैसे वर्क कर रहा है वो समझ आ गया तो अदर क्लास में तो मतलब कुछ है नहीं उतना। नहीं, वो एक बार मैं हैंड्स ऑन करूंगा ना तो हाँ ज्यादा वो क्लैरिटी, हाँ। मतलब कंसेप्ट में समझ गया, हम्म। बट एक बार हैंड्स ऑन करूंगा ना तो ज्यादा सही रहेगा ऐसा। श्योर, या ठीक है, ठीक है, ये मैं देख लेता हूँ कल। अभी तक का जो है ना सारा डे 7